A very good day to all. Today I am going to have a session on topic D block elements. So let's get started. तो बच्चों, जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है डी सबसेल में, हम उन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. बट ऐसे एक दो या तीन एलिमेंट्स नहीं होते. इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है. ओके तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, जो एलिमेंट्स ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होते हैं, हम उन्हें पीरियोडिक टेबल के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. और इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है. अब क्या होता है मैम, आप बोलोगे कि मैम पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल क्या होता है. तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो एटम के बीच में एक बहुत ही छोटा सा न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो फर्स्ट वाली सेल आप ने देखी होगी, उस फर्स्ट वाली सेल को हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल. उसके बाद जो नेक्स्ट वाली सेल होती है, इसके बाहर वाली सेल, हम उसे बोलते हैं पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल. एंड जो लास्ट वाली होती है उसे बोलते हैं वैलेंस. ठीक है. उसके बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करते हैं, जिस वजह से हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं. अब बात आती है कि मैम हम इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं. ऑब्वियसली जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसके बारे में ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या यूज़फुल है इस चैप्टर का हमारे लिए. तो बच्चों, आपने बहुत सारे एलिमेंट्स तो नहीं बोल सकते, बट प्रीसियस एलिमेंट्स ज़रूर बोल सकते हैं. बहुत सारे प्रीसियस एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो इंडस्ट्रियल यूज़ होता है जिनका, लाइक आयरन. तो बच्चों, ये सारे ही एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लाई करते हैं. तो अब इतने प्रीसियस एलिमेंट डी ब्लॉक में लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें पढ़ना तो है. अब नेक्स्ट आती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एमपी और बीपी होता है. एनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करेंगे, रिएक्टिविटी की बात करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, इनके एटॉमिक आयनिक साइज़ की बात करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड लास्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में. ओके बच्चों, तो जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हो, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे एल्किली मेटल्स होते हैं, एल्किलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, नोबल गैसेस होती है, और इन दोनों के बीच में जैसे कि आप देख रहे हो एस और पी ब्लॉक्स को, उन दोनों के ब्लॉक्स के बीच में जो मेटल्स लाई कर रहे हैं वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं. अब हम इन्हें मेटल्स क्यों बोल रहे हैं. ऑब्वियसली क्या रहता है, ये मेटेलिक इन नेचर होते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स. ओके बच्चों, तो अगर सीरीज़ की बात करें तो इसमें 3D सीरीज़ होती है, 4D सीरीज़ होती है, 5D सीरीज़ होती है, 6D सीरीज़ होती है. चारों ही सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. बट घबराना नहीं, हमें इतनी सीरीज़ डीपली नहीं पढ़नी है. हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ हमारी रहती है वो 3D सीरीज़ रहती है, तो हमें अच्छे से 3D सीरीज़ पढ़नी है. और थोड़ा हमें 4D 5D 6D की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बट 3D सीरीज़ आपको डीपली पढ़नी है. तो बच्चों, 3D सीरीज़ इसमें क्या होता है, 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर रहता है 21 to 30. एलिमेंट्स की अगर बात करें हम, स्कैनेडियम होगा, टाइटेनियम होगा, वेनेडियम होगा, क्रोमियम होगा, मैग्नीज होगा, आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, निकेल, कॉपर एंड जिंक. उसके बाद ट्रांजिशन सीरीज़ में हमारी 4 सीरीज़ आती है, वो हमने पढ़ ही लिया कि फर्स्ट हमारा 21 to 30 होगा, सेकेंड हमारा 39 to 48 होगा, थर्ड हमारा 57 होगा, फिर 72 से 80 होगा. उसके बाद अगर फोर्थ की बात करें तो 89 होगा, 104 to 112. ओके बच्चों, अब बात आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है कि जो एलिमेंट जिनमें पार्शियली फिल्ड पेनल्टीमेट डी सबसेल्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में, हम उन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. दैट मीन्स हम हर डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे. ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए उनके पास इनकम्प्लीट डी सबसेल होनी चाहिए. अब जैसे कि आप जिंक को देखो, कैडमियम को देखो, या मरकरी को देखो, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है, बट हम इन्हें एज अ ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं कर सकते. बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी क्या होता है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है. तो इसमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, ट्रांजिशन में एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं करते, ऑल्दो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. तो ये आप 3D सीरीज़ देख पा रहे हो, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन. ओके बच्चे, इसमें है कि इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एलिमेंट्स के नेम दिए हुए, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. ओके, अब आप यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस देखोगे क्रोमियम और कॉपर के बीच.
आप देखो हर एक उसमें फॉरेस्ट ऑर्बिटल में सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट अगर आप क्रोमियम और कॉपर का केस देखो तो 1 होता है। क्यों? ये एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या रहता है, हर एलिमेंट्स क्या होता है, देखो आप ध्यान से सुनो, कोई भी इंसान है क्यों कमाता है? क्योंकि उसे रिच होना है। अब हर कोई ये तो नहीं चाहता ना कि हम पुअर ही रहे, हर कोई चाहते हैं कि हम रिच बने। तो ऐसे ही एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स चाहते हैं कि वो स्टेबल बने। हर एलिमेंट्स केमिस्ट्री के अंदर स्टेबल होना चाहते हैं। अब क्या होता है क्रोमियम में और कॉपर में, अगर एक इलेक्ट्रॉन इन्हें कहीं से मिल जाए, ये तो क्रोमियम हमारा हाफ फिल्ड हो जाता है और कॉपर हमारा फुल फिल्ड। और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड हमारे क्या रहते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज़। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ी, तो 1 बाय 1 करके हम इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली क्या रहता है, हाई। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई चीज़ जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। सेम बॉइलिंग पॉइंट पे बात आती है, जैसे जिस टेम्परेचर पे वो चीज़ बॉईल होना स्टार्ट कर दे वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब हाई क्यों होता है? अब आप एक बात बताओ, आपने सॉलिड स्टेट देखी होगी, उसमें इंट्रामोलिकुलर स्पेस की अगर हम बात करें, बहुत ही क्या रहता है, बहुत निग्लिजिबल रहता है। तो क्या होता है कि जो एलिमेंट्स के अंदर जो आयन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक रहते हैं। अब क्लोजली पैक है, बॉन्ड बहुत टाइटली होता है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत देर तक टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या हो जाता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ओके बच्चों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो बॉन्ड क्या रहता है उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके बाद एक्सेप्शनल में भी आएगा जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लो होता है, लो। ओके, मैग्नीज से अगर बात करें तो एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ग्रुप 6 एलिमेंट्स की बात करें तो उनका एमपी क्या रहता है, हाई होता है। और टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का। ओके, तो बच्चों आप ये ट्रेंड देख पा रहे हो हर सीरीज़ का कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्रोमियम से मैग्नीशियम फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर ऑलमोस्ट सेम जा रहा है, फिर डिक्रीज़ कर रहा है। ओके, उसके बाद वेरिएशन की बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक और आयनिक रेडियस में। तो बच्चों एटॉमिक जो साइज़ होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज़ होता है। ओके, और लास्ट में सीरीज़ में आके फिर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद अगर 4D एंड 5D सीरीज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट साइज़ क्या रहता है, सेम रहता है। उसका रीज़न जो होता है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसको हम लेटर एट पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी? होता है क्या है बच्चों, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की नीड होती है हम उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। या फिर आप एक बात बोल सकते हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें ज़रूरी होती है, जितनी एनर्जी हमें यूज़ करनी होती है, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो इनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो जनरली क्या रहती है, इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि आयनाइजेशन थर्ड वाली ज़्यादा हाई होती है, सेकेंड वाली उससे कम, और उससे कम का रहती है हमारी फर्स्ट वाली। ठीक है बच्चों, उसके बाद आती है ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन। तो आप देख पा रहे हो स्कैनेडियम कितने में लाई करता है, +3, टाइटेनियम देखो, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ओके बच्चों। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वो डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे। ठीक है, डिपेंड करता है हाइड्रेशन एंथैल्पी पे और डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। ये तीनों चीज़ों पे क्या रहता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो रिडक्शन इजी होगा और ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। पर अगर रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज़ है तो ऑक्सीडेशन इजी हो जाएगा और रिड्यूसिंग नेचर उसका क्या रह जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ये ट्रेंड्स देख पा रहे हो
पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। उसके बाद रिएक्टिविटी की बात करें तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होंगे? क्योंकि और मेटेलिक नेचर होते हैं, बट फिर भी ये रिएक्टिव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम हीट ऑफ सब्लिमेशन की बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते, तो दोनों के हाई होने की वजह से ये रिएक्टिव नहीं होते। ओके बच्चों, उसके बाद आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। ओके, तो ट्रांजिशन मेटल्स और उनके जो कंपाउंड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कैसे नेचर की हो जाते हैं? पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाता है? डायामैग्नेटिक, जो क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो मतलब पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ओके, और अगर क्या है? डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसके बाद हम इसका स्पिन-ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं n+2 अंडर रूट से। ठीक है, जहाँ पे n क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल से आप चेक करो कैसे कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, कोई चीज़ रिपेल कर रही है, तो ये हमारा क्या रहता है? मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद आती है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्या होता है? पहला, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। बच्चों ये क्या करते हैं? कलर्ड आयंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कैटेलिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं और एलओए फॉर्म करते हैं। तो हम क्या करते हैं? अब इनको वन वन करके पढ़ेंगे। फर्स्ट आपको देखो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड जो होते हैं हमारे वो कलर्ड होते हैं, चाहे हम सॉलिड स्टेट में बात करें या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि इनके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। डी ट्रांजिशन की वजह से क्या कर देते हैं? कलर्ड शो करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ऑल्दो आप इस चीज़ को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे, बट बहुत ध्यान से आप एक चीज़ सुनना। क्या होता है? एक मेटल होता है, लिगेंड होता है। ठीक है, तो जैसे ही लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो हमारा जो मेटल का डी ऑर्बिटल होता है वो डीजनरेट नहीं रहता। अप्रोच करने से पहले क्या था? डीजनरेट था, मतलब एनर्जी लेवल सेम था, बट जैसे ही वो अप्रोच करेगा डीजनरेट नहीं होगा। तो डीजनरेट नहीं होने से क्या हो जाता है? हमारा वो डी सबसेल स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में। वो डिपेंड करता है कि क्या है, ऑक्टा है, टेट्रा है, स्क्वायर प्लानर है, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो डी ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। जिसकी एनर्जी सेम रहती है वो नीचे, या फिर अलग अलग क्या हो जाता है? वो डिवाइड हो जाते हैं। इस वजह से क्या रहता है? वो डी ट्रांजिशन शो करेगा, और डी ट्रांजिशन शो करेगा तो वो कलर ऑब्वियसली देगा ही देगा। उसके बाद देखो आपको डी ट्रांजिशन दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हमारा स्प्लिट केस दिखाया हुआ है। उसके बाद कलर्ड आयन दिखा रखा है कि इसका कलर ऐसा होता है, किसी का ऐसा होता है, किसी का ऐसा होता है। ये हमारा कलर शो कर रखा है। ठीक है, आप देख भी रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन देखो। अब अगर 3D में 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो किसका एग्जाम्पल है? स्कैनेडियम 3 पॉजिटिव। अब आप एक बात बताओ, स्कैनेडियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में? 3d1 4s2। अब इसने क्या करा है? 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये है तो 3 इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव करेगा, तो डी का 1 भी गया, 4s का 2 भी गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 0। और अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या रहता है? कलरलेस। ठीक है, उसके बाद आप जिंक पे आओ एक बार। जिंक में क्या होता है? डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुली फिल्ड होता है, डी ट्रांजिशन दिखाएगा, क्योंकि जब फुल इलेक्ट्रॉन है तो लिगेंड अप्रोच क्यों करेगा? नहीं करेगा ना। तो लिगेंड अप्रोच नहीं करेगा तो स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, डी ट्रांजिशन नहीं होगी, तो कलर भी नहीं आएगा। ओके बच्चों, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट है जो आपको दिखा रखे हैं कि कलर चार्ट कौन कौन से हमारे क्या रहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। उसके बाद ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखा रखा है, जिसका सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम का है कंपाउंड, एक क्रोमियम का है, एक मैग्नीज का है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? देखो ये जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, ऊपर से चार्ज बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल रहता है। तो इन तीनों की वजह से क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आप कोऑर्डिनेशन में भी देखोगे कि स्मॉल साइज़ अवेलेबल ऑफ डी ऑर्बिटल और हाई चार्ज की वजह से क्या करता है? कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स
कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर का है, कॉपर है, NH3 अप्रोच जैसे करेगा उससे तो कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स आयन बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉपर का साइज स्मॉल है, चार्ज हाई रहता है, d ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है, तो इस वजह से क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ पे। कैटेलिस्ट क्या होता है आपको पता है कि जो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। तो कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ को आप पढ़ो। आप हर चीज़ का, हर एक प्रॉपर्टी का एक ही नाम है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब बच्चों बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, चलो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप 9th से पढ़ के आए होंगे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, जिसमें वेजिटेबल जो ऑयल होता है वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होता है ना। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजनेशन करता है, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं किसके प्रेजेंस में, निकल की। और निकल कैसा एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहे हैं ना। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अमोनिया फॉर्मेशन, हैबर प्रोसेस से N2+3H2 = 1H3 क्या यूज़ होता है, आयरन, ठीक है। तो ये हमारे क्या शो करते हैं, कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ भी क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात अगर करें तो बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, हमारे जो ट्रांजिशन मेटल एटम होते हैं बहुत ही, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, ट्रैप्ड कर लेते हैं। छोटे एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, तो जब वो अपने अंदर ट्रैप्ड कर लेते हैं, देखो आप स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, तो ये क्या करते हैं, ट्रैप्ड करके ट्रांजिशन मेटल्स आयन क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद एलॉय, एलॉय क्या होता है, मेटल्स का मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि एलॉय फॉर्म करते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कि मेटल्स का मिक्सचर है और एलॉय बन रहा है। देखो आप तीनों एग्जांपल बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, हमारे एलॉय, जो किससे बने हुए, मेटल से। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, तो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, लाइक MO, M2O3, MO2, MO6, डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो बेसिक नेचर के होंगे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो कैसे होंगे, एसिडिक भी हो सकते हैं और एम्फोटेरिक भी। एम्फोटेरिक क्या होता है बच्चों, जो एसिडिक भी होंगे और बेसिक भी होंगे, ओके। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स कंपाउंड पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होते हैं। फर्स्ट वन पोटेशियम डाइक्रोमेट, फिर पढ़ेंगे हम पोटेशियम परमैंगनेट, फिर पढ़ेंगे हम इनकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम क्या करते हैं, अब इनको पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहला जो कंपाउंड हमारा बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो किससे बना हुआ है, क्रोमियम से। क्रोमियम का कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो प्रिपरेशन किससे करेंगे, क्रोमाइट ओर से, जो क्या होता है हमारा FeCr2O4। तो हम इसमें क्या करते हैं, NO2CO3 डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन डालेंगे, तो क्या होगा, तीनों के तीनों रिएक्ट करके हमारा क्या बनाता है, सबसे पहले Na2CrO4, ठीक है, मेन जो कंपाउंड बनेगा। उसके बाद जो ये Na2CrO4 होता है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, Na2Cr2O7, ठीक है। उसके बाद अब जो ये Na2Cr2O7 बना है, ये हमारा अगर KCl के साथ रिएक्ट कराए तो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है, जो कैसे होता है, ऑरेंज कलर का होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, ओके बच्चों। तो अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जैसे आपने अभी स्क्रीन पे देखा कैसे कलर होता है, ऑरेंज रेड कलर, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं तो क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है। कोल्ड वाटर में मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, बट हॉट वाटर में क्या हो जाता है, फ्रीली सॉल्युबल होता है। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पा रही है तो हॉट वाटर में तो हो ही जाएगी आराम से, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, 398 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो हमारा होता है ना K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये प्रेफरेबल होता है Na2Cr2O7 से। क्यों? क्योंकि जो हमारा Na2Cr2O7 होता है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, बट K2Cr2O7 नहीं होता। अब देखो इफेक्ट देखो पीएच का, किस पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप देख रहे हो ऑरेंज था और येलो कन्वर्ट हो गया, उसके बाद येलो था फिर ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो रहा है, बेसिक में कुछ और
हो रहा है और एसिडिक में कुछ और हो रहा है। तो ये होता है पीएच का इफ़ेक्ट। अब आती है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, आप जैसे देख भी पा रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है हमारी क्रोमियम की, ऊपर अगर आप निकालोगे बच्चों तो 6 होती है, +6। Cr2O7 में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +6 जाएगी और प्रोडक्ट में क्या जा रहा है +3। तो 6 से जो क्रोमियम स्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो रही है 3 में जा रही है। ठीक है, तो आप ये सब एग्जाम्पल है आप देख सकते हो। उसके बाद यूजेस में अगर हम आए तो यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जब आप टाइट्रेशन करते हो, ठीक है, तो आप इनका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ होता है। फिर टैनिंग में यूज़ होता है, लेदर में, कैलिको प्रिंटिंग में होता है, फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है, और एज अ क्लीनिंग एजेंट भी होता है ये ग्लास वेयर का इन फॉर्म ऑफ क्रोमिक एसिड। तो ये हो गए इसके यूजेस। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड आता है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम बोलते हैं KMnO4। ठीक है, KMnO4 बच्चों आपने टाइट्रेशन भी की है, टाइट्रेशन में भी आपने देखा होगा KMnO4 को यूज़ करते, क्यों करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। ओके, Fe2 उसको कन्वर्ट कर देता है ना, तो अभी हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखो आप इसका कलर कैसे नेचर में होता है, क्रिस्टलाइन नेचर होता है ना। प्रिपरेशन कैसे करोगे आप, MnO2 से, जिसको क्या बोलते हैं पायरोलोसाइट ऑफ। तो MnO2 में QH ऐड करोगे, ऑक्सीजन मिलाओगे तो हमारा K2MnO4 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आओ प्रॉपर्टीज़ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, पर्पल कलर का होता है, आपने देखा हुआ भी, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, वाटर में हो जाता है ना, बहुत ईजिली सॉल्युबल हो जाता है, आपने देखा भी ये सॉल्युबल करके उसको। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि अगर हम इसको हीट करें तो ये K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अब इफेक्ट देखो पीएच का, है ना। बेसिक नेचर में क्या हो रहा है, MnO4 2 नेगेटिव बन रहा है, और एसिडिक नेचर में क्या बनेगा, कन्वर्ट हो जाएगा वापस से फिर। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिफरेंट शो करता है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट। देखो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, MnO4 है, किस में कन्वर्ट होगा, Mn2 पॉजिटिव में। न्यूट्रल में या फिर एल्केलाइन मीडियम की बात करें, किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में। स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन मीडियम की बात करें तो MnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ लेते हैं KMnO4 का। तो अगर बात करें हम एसिडिक मीडियम में, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, H2SO4, तो बच्चों क्या होता है, MnO4 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Mn2 पॉजिटिव में। ठीक है, आप देखोगे आयोडाइड ऑक्साइड हो रहा है, आयोडीन में, सल्फर में होता है, SO2 H2SO4 में होता है, NO2 NO3 में हो जाता है, और ऑक्सैलिक एसिड CO2 में। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है बहुत स्लो होती है रूम टेम्परेचर पे, बट बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ओके। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ते हैं हम KMnO4 का, स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम में। एल्केलाइन मीडियम में देखो KMnO4 रिड्यूस हो जाते हैं किस में, MnO2 में। ठीक, आप रिएक्शन देख पा रहे हो। अब ये कुछ चीज़ें हैं नोट करनी है। परमैग्नोमेट्रिक टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आर अनसेटिस्फैक्ट्री एज HCl ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन बाय KMnO4। बच्चों जो HCl हो जाता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है क्लोरीन में, कौन करता है, KMnO4 करता है। ठीक है, तो जो ये टाइट्रेशन आती है ना, परमैग्नोमेट्रिक टाइट्रेशन HCl की प्रेजेंस में जब हम कर रहे होते हैं तो अनसेटिस्फैक्ट्री आती है। यूजेस देखो, लैब में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर एल्केलाइन KMnO4 की बात करें तो हम इसे बेयर रिएजेंट बोलते हैं, जो रिएजेंट यूज़ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद ये सैकरीन मैन्युफैक्चर में काम आता है, बेंजोइक एसिड बनाने में काम आता है, और एसिटल्डिहाइड बनाने में काम आता है। उसके बाद ये एज अ रिएजेंट यूज़ होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, दोनों में। ठीक है, KMnO4 was used as an antiseptic, वो एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज़ होता है। अब स्ट्रक्चर आप देखो, क्रोमेट आयन की क्या होता है, डाइक्रोमेट की कैसी हो रही है, टेट्राहेड्रल होती है, मैग्नेट ग्रीन में होता है, जब पर्पल होगी तो इस तरह से होगा। ठीक है, मैग्नेट की है तो इस तरह से होगी, जो ग्रीन कलर की होगी, और परमैग्नेट की है तो पर्पल कलर की होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो बच्चों बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है आपको। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करना है।
ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।